वेलकम स्टूडेंट। आज हम गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब डार्विन जो है दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापू पर जब बीगल के साथ पहुँचा तो डार्विन ने यहाँ पर व्यापक अध्ययन करना प्रारंभ शुरू कर दिया या इनको अध्ययन करने का एक मौका जो है मिल गया। तो टापू जो है कई छोटे बड़े समूहों में बटा हुआ था, जिसमें ज्वालामुखी की लावा जो है इसकी वजह से यह जो है बना था। यहाँ पर आप देखेंगे कि टापुओं में कुछ कैक्टस के पौधे तथा कुछ अन्य पौधे और छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी आदि जो है पाए गए, जिसका उन्होंने अध्ययन किया। तो आगे देखते हैं इस पर। यहाँ उन्होंने बहुत सारे जीवों के बारे में, भू आकृति के बारे में अध्ययन किया और उनको अवलोकन के दौरान जीवों की विविधता, चाहे वह उनके रंग में हो, आकार में हो, भोजन, आवास इत्यादि में जो दिखाई दी, उसके लिए उसने तथ्य और प्रमाण को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। चलिए आगे। जिसमें विविधता है, जिसमें तथ्य और प्रमाण है, मतलब उन्होंने जो बताया था, जैसे जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि में कुछ भिन्नता थी, जिसके लिए उसने तथ्य और प्रमाण जो है जुटाए। तो तथ्य क्या है और प्रमाण क्या है, इसको हम आगे पढ़ते हैं विविधता में। तो चलिए, सबसे पहले एक तथ्य है यहाँ पर कि डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले, है ना। तथ्य कैसा था, मतलब एक अनुमान, जो जीवाश्म जो था वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के जो आकार है उनसे काफ़ी अलग थे, है ना। तो ये एक तथ्य रहा कि पहले के जो जीव थे वो काफ़ी बड़े होते थे वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर है वर्मी, जो वर्तमान में पाए जाने वाले वर्मी से काफ़ी बड़े थे। आप देख सकते हैं इसका आकार जो है 10 फीट तक था, जो जीवाश्म पाया गया था, जो डार्विन ने जो जीवाश्म जो है तथ्य के रूप में जुटाया था, जो कि वर्तमान में पाए जाने वाले वर्मी से काफ़ी बड़े थे। तो ये एक तथ्य है। तो जीवाश्म को देख करके हम क्या पता लगा सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है ना कि जीवाश्म के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं। तो जीवाश्म के अध्ययन से हम जीवों के आकार के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, मतलब दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे, किस प्रकार से पहले के जीव और वर्तमान के जीवों में भिन्नता है। आगे देखते हैं। इसके साथ साथ डार्विन ने कई जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृप, स्तनधारी के अध्ययन के माध्यम से बताया कि जीवाश्म पूर्व और वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ परिवर्तन के बारे में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आप सीधे तौर पर हम कहेंगे कि इसके लिए आप इसका आंसर आप इसको दे सकते हैं कि जीवाश्म पूर्व और वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाता है। यह आप आंसर के तौर पर उस पर देख सकते हैं। यह संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये रहा एक तथ्य। तथ्य कैसा है आप समझ गए होंगे कि एक तथ्य है, अनुमान है कि कैसे ये जीव जो है अभी में पाए जाने वाले जीवों से काफ़ी अलग थे। उनका प्रमाण क्या था, देखिए। जब डार्विन ने गलापागोस के फिन जाति के पक्षियों का अध्ययन किया तो उनके तथ्यों के बारे में विचार करने लगे और फिंच जो हमारे देश की गौरैया जाति की जाति से मिलते ही जुलते हैं। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग अलग टापुओं के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे, खासकर इनकी चोंच और पंखों के रंग में काफ़ी अंतर आ गया था। आगे देखिए, यहाँ पर जो फिंच की प्रजाति है वो गलापागोस के टापुओं में जो अलग अलग परिवेश में वो ढल गए थे।
अर्थात वहाँ पे जो खाद्य संसाधनों की जैसी उपलब्धता थी, ठीक उसके अनुरूप उनके चोंच में परिवर्तन आ गया था। ठीक है, तो डार्विन ने अवलोकन के दौरान ये सब उन्होंने देखा कि जो फिंच जो है कीड़ों को खाते थे, उनके चोंच काफ़ी छोटे और पकड़ने के लिए बहुत ही शार्पर थे। साथ ही जो फूलों का रस चूसते थे, जैसे कैक्टस के जो फल है, उनके जो फल नहीं सॉरी उसके फूल है, तो वहाँ पर उसमें से रस को चूसने के लिए उसके चोंच काफ़ी लंबे थे। और साथ ही जो कलियों को कुतरते थे, उनके जो चोंच है काफ़ी शार्पर थे, धारदार थे। और जो बीजों को फोड़ते थे, तोड़ करके खाते थे, उनके चोंच काफ़ी मजबूत थे। तो इस प्रकार से फिंच की प्रजाति में उनके चोंच में जो है भिन्नता जो है दिखाई दी। अर्थात इनके चोंच का जो कार्य है वो अलग अलग था, लेकिन इनकी जो प्रजाति थी वो एक ही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पर। इस प्रकार डार्विन का मानना था कि फिंच इक्वाडोर से उड़कर जब गलापागोस पहुंचे होंगे तो टापुओं पर, है ना, अलग अलग परिवेश होने की वजह से, है ना, उनमें यह भिन्नता जो है आ गई, जिससे फिंच की अलग अलग प्रजाति जो है बन गई। लेकिन उनके पूर्वज एक थे, भले ही उनके चोंच के अनुरूप उनके कार्य जो है अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो लक्षण जो दिखाई दिया, उनको उन्होंने सजाती लक्षण कहा। ठीक है, क्या कहा उसने या क्या माना उसने? सजाती लक्षण। अंग्रेजी में कहें तो होमोलोगस कैरेक्टर। तो ये सजाती लक्षण और क्या है, इसको अच्छे से समझने के लिए क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। तो इस क्रियाकलाप में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ पौधे आपको प्रदर्शित हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें झुमुक लता है, आलू है और नींबू है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी में कुछ न कुछ जो पौधे के भाग है वो तने से निकल रही हैं। जैसे इसमें प्रतान है ना, आलू में कलिका है, नींबू में कांटा है। इन सभी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तने से हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि तना जो है यदि मिट्टी से दब जाता है, एक और पौधा है यहाँ पे, तो तने से जड़ निकलती है और जड़ से फिर एक नया पौधा जो है बन जाता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं सभी की उत्पत्ति जो तने से होती है, और ये जो है सभी का जो कार्य है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे प्रतान है जो झुमुकलता या कद्दू के पौधे में निकलती है। प्रतान होता है एक रस्सी जैसा, ठीक है, जो पौधे को सहारा प्रदान करता है या उसको आगे गति करने में सहायता करती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक और पौधा आप जो देख रहे हैं, उसका तना यदि मिट्टी से दब जाए तो वहाँ से नया नोट्स कलिका निकलती है और उससे एक नया पौधा जो है बन जाती है। ठीक वैसे ही आलू को देखें, आलू एक तना है, भूमिगत तना, तो यहाँ से भी तना से जो कलिका निकलती है, यदि उस हिस्से को हम काट करके मिट्टी में दबा दें तो वहाँ से नया पौधा जो है तैयार हो जाता है। ठीक वैसे एक नींबू है, नींबू में कांटे जो निकलती है तो ये भी तने से ही निकलती है, तो इनका भी कार्य अलग है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कुछ पौधों में यह जो प्रतान है वो उसको सहारा प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करने के काम कर रही है, तो कुछ वो प्रजनन का काम कर रही है। तो इस प्रकार से इनके कार्य जो है अलग अलग हुए हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तने से हुई है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? सजाती लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि कुछ जीव जो है अपने कार्य में समानता रखते हैं, लेकिन उसकी प्रजाति अलग अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्य में समानता है, लेकिन इसकी प्रजाति अलग अलग है। देखिए, जैसे पक्षी वर्ग है, इसमें पंख होते हैं, और चमगादड़ है, इसमें जो प्रजाति है इसकी अलग अलग है ना, क्योंकि चमगादड़ मैमल्स में आ जाते हैं, स्तनधारी जीव में आ जाते हैं। तो
पक्षी और इसमें जो है काफ़ी अंतर है, लेकिन इसका पंख जो है दोनों में उड़ने का कार्य करते हैं। प्रजाति अलग अलग हो गए पक्षी और चमगादड़ की, लेकिन इसके जो उड़ने के लिए जो पंख है वो जो है सेम कार्य करते हैं, मतलब एक जैसे कार्य करते हैं उड़ने के लिए दोनों का। वैसे ही आप देखेंगे डॉल्फिन और सील की प्रजाति अलग अलग है, लेकिन उसमें जो अग्रपाद होते हैं वो उसको तैरने के लिए सहायक होते हैं, अर्थात दोनों का कार्य जो है समान है। और वैसे ही आप देखेंगे कि कुत्ता और भेड़ है ना, दोनों के जो पैर होते हैं, पीछे के पैर, दोनों के जो पैर होते हैं उसको दौड़ने में सहायता करते हैं। इसके लिए उसकी स्ट्रक्चर जो है लगभग समान होती है, लेकिन इसकी प्रजाति क्या है, अलग अलग है। ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे मनुष्य का हाथ और छछूंदर के हाथ, है ना, दोनों में काफ़ी समानता है। ठीक है, लेकिन दोनों का काम वैसे पकड़ने का काम है, लेकिन इनकी प्रजाति क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि जिनकी प्रजाति जो है अलग अलग है लेकिन कार्य समान है, तो इसको हम बोलेंगे समवृत्ति लक्षण। क्या बोलेंगे हम इनको, समवृत्ति लक्षण बोलेंगे। ठीक है, जिनकी प्रजातियां अलग अलग है लेकिन कार्य एक है, इनको समवृत्ति लक्षण। और जिनकी जो प्रजातियां हैं वो समान है लेकिन कार्य अलग अलग है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग सजाति लक्षण। क्या बोलेंगे, सजाति लक्षण। ठीक है।